दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये हमारे पर्सनल फाइनेंसेस वाला जो सीरीज़ है इसका सेकंड वीडियो है। तो मैं आपको बहुत जल्दी से एक समरी सारांश देता हूँ कि ये सीरीज़ हमने किस लिए शुरू किया। हमने जो फर्स्ट एपिसोड बनाया था उसका सिर्फ करिकुलम मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो वीडियो है ये किस तरह से कड़ी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। तो पहले आपको मैं करिकुलम दिखा दूं। तो दोस्तों हमने शुरू किया था हमारे फर्स्ट एपिसोड में इस सीरीज़ के पर्सनल फाइनेंस बेसिक्स में इंट्रोडक्शन किया था मैंने ये पूरे कोर्स का कि कोर्स में क्या कवर करने वाला हूँ। मल्टीपल एपिसोड्स हो गए वो मॉड्यूल 1 में, और हमने वेलकम वगैरह कर लिया। और आज का जो वीडियो है इसमें हाउस होल्ड बजटिंग कि बजटिंग क्यों महत्वपूर्ण है और बजट कैसे बना सकते हैं घर के लिए, और उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम मैनेजिंग क्रेडिट के बारे में जानेंगे कि लोन्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में, क्योंकि ये लोगों को पैसे इकट्ठा करने होते हैं कोई ना कोई चीज़ के लिए, तो फाइनेंशियल गोल्स उसे कहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। और आखिरी में हम लोग अगर अच्छे से घर का बजट बना पाए तो उसमें हर महीना एक्स्ट्रा पैसा बचेगा जो सेविंग्स में जाएगा। सेविंग्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ ब्याज मिलती है जो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन सेविंग्स जैसे सेफ़ है उसी तरह उसके रिटर्न्स कम है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, साथ ही साथ उसमें रिस्क भी आ जाता है। तो हमें समझना है कि इन्वेस्टमेंट के कितने रास्ते हैं। स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, एन्युटी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, ऐसे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें किस में कितना रिस्क होता है। और स्टॉक्स में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, डिविडेंड वाले कंपनी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ब्रिटानिया या सीएट टायर्स या रिलायंस कंपनीज़ जो आपको डिविडेंड देती है। मेरे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, हर साल बेशुमार डिविडेंड देते हैं। टीसीएस है, वो भी बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं। तो हर एक तरह का जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसी के अंदर सुपीरियर भी रहते हैं, यानी कि बढ़िया कंपनी भी रहती है जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा, और घटिया कंपनी भी रहती है जिसमें रिस्क भी ज़्यादा और रिटर्न की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार पूरा पैसा ही चला जाता है। तो ये जो है हमको समझ लेना है, तो उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले सेविंग्स करना पड़ेगा, और सेविंग्स करने के लिए हमें हाउस होल्ड बजटिंग समझनी पड़ेगी। और आज का वीडियो जो है वो हाउस होल्ड बजटिंग के लिए है। आप ऐसा सोचोगे कि इसमें मुझे सीखने के लिए क्या है, लेकिन मेरी बात में यकीन कीजिए बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, और आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा अगर ये वीडियो आप आखिरी तक देखो तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का सेशन हाउस होल्ड बजटिंग पे। दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम हाउस होल्ड बजटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन का, जो अगर आप सही कर पाओ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगी। मेरे एक रिश्तेदार है जिन्होंने मैं जब बहुत यंग था और मैंने जब करियर शुरू की थी, तब उन्होंने सिखाया था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कितना बचा पा रहे हो। और मैंने वो एडवाइस को बहुत अच्छी तरह से ले लिया। हालांकि जब उन्होंने बताया तब नहीं लिया, लेकिन 5-6 साल के बाद मैंने वो एडवाइस को अच्छी तरह से समझ लिया, और उसके बाद मुझे फिनेंशियल सक्सेस ही मिली। और मैं वही चीज़ आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। भले आपका पगार इतना न हो, लेकिन आप जो जैसे हिंदी में कहते हैं ना, जो चादर जितनी बड़ी है उतनी पैर फैलानी चाहिए, उस तरह की बात है बजटिंग में, हाउस होल्ड बजटिंग में। और अगर आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे तो हर महीना कुछ ना कुछ पैसे आप बचा पाओगे, और बचाए हुए पैसे जो है उसको निवेश कर सकते हैं, और उसको पैसे को आपके लिए काम करने को रख सकते हैं। पहले आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, फिर आपकी जो बचत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो एक बड़ी पूंजी बन जाएगी, और आपका पैसा जो है वो आपके लिए काम करके आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देता रहेगा, जिसमें आपका जीवन शैली जो है वो अच्छी तरह से गुजर सकती है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपका जो
मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि जब पगार आती है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है और जब महीने का अंत आता है तभी तक तो सब खत्म हो जाता है। तो आज हम एक हाउस होल्ड बजट बनाने वाले हैं, जो आपको ये बता सकता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और उसमें से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पैसे फंस रहे हैं बुरी तरह से, और उसको आप आपका जो नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हो। और उस तरह से जिसका जो फिजूल खर्ची है जिसको आपने बंद किया होगा बजट को देखकर, वो आपका सेविंग्स में जाकर बैठ जाता है और आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाता है। का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हो, तो आप सिर्फ पेपर और पेंसिल से भी ये काम करा सकते हो। और ये है ये टूल जो है, यानी कि औजार जो है, वो इसलिए है क्या, ताकि आपका जो महीने की कमाई है और महीने का खर्चा जो है उसको आप रिकॉर्ड कर सको। और एक बार आपने महीने की कमाई और महीने का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया तो सीधी बात है, पूरा खर्चा को टोटल करो और महीने का जो कमाई है उससे निकालो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं पैसा, यानी कि वो सेविंग है और आप अच्छी तरह से आपका बजट संभाल रहे हो। और अगर आपको पैसे नहीं बचते हैं, उसका मतलब है कि आपने पैर चादर के बाहर फैला दी है, या आपको ज़्यादा कमाई करने की ज़रूरत है, आपका जो अभी का पगार है वो सही नहीं है। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको एक बजट टेम्पलेट भी दूंगा जो हमारे sharetrack.com वेबसाइट के अंदर आपको लिंक में मिलेगी, और वहाँ से जाकर आप वो बजट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ लिंक में अगर क्लिक करोगे तो एक्सेल में खुल जाएगा आपके कंप्यूटर में। फिर वहाँ पर आपके कंप्यूटर में आप फाइल सेव एज करके आपके खुद के हार्ड डिस्क में आप सेव कर सकते हो। बजटिंग है पूरा फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करने के लिए, और जो आपके ज़िंदगी में जो तनाव आती है पैसों को लेकर, उसे दूर करने के लिए, और आपका पैसा जो है वो आपके लिए काम करे, इसलिए हम बजटिंग बनाते हैं। और आपको पहले अभी एक स्क्रीन में अभी मैं एक स्प्रेडशीट बनाने वाला हूँ। वो फर्स्ट स्टेप है वो बजट बनाने का, कि आपका पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ एक्सेल में, और मैं कोशिश करूँगा कि सेल्स थोड़ी बड़ी रखें ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और ये पूरा काम होने के बाद ये जो फाइल है मैं sharetrack.com में रख दूंगा, ताकि आप वहाँ पर जाकर उसे पिकअप करके आप इसमें आपका खुद का एक्सपेंसेस और इनकम डाल के इसको अपना बजट बना सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर है मेरा टेम्पलेट जिसे कहते हैं। मैंने थोड़ा पहले से बना के रख लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। हेडिंग डाल दिया है, इसको भी आप बदल सकते हो जब आप वेबसाइट से इसे डाउनलोड करोगे। डेट और जो डिटेल्स है, और इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इसमें सबसे पहला यही आएगा कि सैलरी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सैलरी होती है, तो सैलरी लिख देते हैं। मैं सब US डॉलर्स में या कैनेडियन डॉलर्स में लेता हूँ। मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ $5000 सैलरी। और किस तरह से इनकम आती है, तो हम इसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं इनकम, ताकि अपने को पता चल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर सब इनकम आने वाली है, और इसमें हम लिखेंगे रेंट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो प्रॉपर्टी का भाड़ा आएगा। तो समझ लीजिए भाड़ा आता है महीने का $2000, तो ये हो गया रेंट। और इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है, पता नहीं। ये है बजट आपका जनवरी 2022 का। तो अगर ये जनवरी 22 का बजट है, ये जनवरी 2022 का आपका बजट है, सिर्फ एक महीने के लिए हम बना रहे हैं। इसमें आ गया सैलरी और आ गया रेंट। इसके अलावा और कुछ है अगर आपका इनकम, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर इनकम नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। हम 3-4 लाइन यहाँ छोड़ देते हैं, ताकि आपका अलग अलग तरह से इनकम आता होगा तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डालते हैं एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर जो है इसको हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या है। और सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है आपका वो होगा रेंट, जो आप भाड़ा भरते हो घर के लिए, उसका अमाउंट होगा। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1500 रेंट। तो ये जो सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए,
एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। और हमारा जो रेंट होता है ये हमेशा जो अपना इनकम होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रेंट होता है। फिर इसके बाद है ग्रॉसरी, यानी कि आप जो दाल चावल आटा वो सब ले आते हैं उसको हम ग्रॉसरी कहेंगे। ग्रॉसरी के लिए मैंने डाल दिया $500 महीने का। फिर उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आएगा, और उसके बाद आपका पानी का बिल आएगा, और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी टैक्स आ सकता है, और इसके बाद आपका एजुकेशन, बच्चों का स्कूल का फ़ीस, या आप आगे पढ़ रहे हो तो उसके लिए जो फ़ीस देनी पड़ती है कोर्सेज़ के लिए, वो सब इसमें आ सकती है। और इसके अलावा क्लोथ्स, शूज़, ये जो है कपड़े और जूते खरीदने पड़ते हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। फिर मेडिसिन्स, अगर घर में बूढ़े माँ बाप है और उनके लिए दवाई की ज़रूरत है तो दवा भी यहाँ पर आएगा। फिर डॉक्टर्स फीस, अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है महीने में 1-2 बार कंसल्टिंग के लिए माँ बाप के लिए तो उसका फ़ीस, फिर मेडिसिन्स हो गए। तो ये मिसाल के तौर पे ये सब चीज़ें यहाँ डाल दी है मैंने। फिर उसके बाद आएगा आपका पेट्रोल, गाड़ी के लिए पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, कार रिपेयर एंड पार्किंग, ये 3 खर्चे होते हैं। तो ये भी मैं इधर यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। और आपका ग्रोसरी के अंदर जो है इसके अंदर आपका आटा दाल चावल दूध दही ये सब आ जाता है। तो मैं इसको रख देता हूँ $700 में। और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं तो यहाँ पर उदाहरण के लिए डाल रहा हूँ, मैं डालता हूँ $100 इलेक्ट्रिसिटी का और $25 पानी का, प्रॉपर्टी टैक्स $100 महीने भर का, और एजुकेशन जो है $100 महीने का, और कपड़े जो है महीने में $50, और जूते का जो है महीने में $25, और दवाइयाँ जो है उसके लिए $75 डाल दिया यहाँ पर। और डॉक्टर का जो फ़ीस है उसको मैं डाल देता हूँ $50 यहाँ पर, और पेट्रोल में डाल देता हूँ $100। कार रिपेयर ऐसे तो हर बार नहीं होता, लेकिन जब भी होता साल भर का जो हो सकता है उसको 12 से डिवाइड करके मैं यहाँ पर $100 डाल देता हूँ। और इसके बाद हमारा पेट्रोल $100, और कार रिपेयर $100। पेट्रोल होगा $150, थोड़ा महंगा है यहाँ पर पेट्रोल। और पार्किंग जो है महीने का $50 पार्किंग का। तो ये हो गए मेरे टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ टोटल अपना इनकम, और यहाँ पर मैं करता हूँ टोटल अपना एक्सपेंडिचर। और मेरा जो सरप्लस है वो यहाँ पर आएगा बॉटम में। सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा, डेफिसिट का मतलब है उतना पैसा खुट गया या कम हो गया। तो ये होता है 7,000 माइनस 3,125। इसका मतलब है मैं बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ और मैं $3,875 महीने का बचा सकता हूँ। तो फिर अगर ये परिस्थिति में आ जाऊँ तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि ये जो मैंने $3,875 बचाए हैं महीने के, इसको मैं किस तरह से मैं सेव करूँ। क्योंकि अगर मैं सेविंग बैंक में डालूँ तो जो बैंक ब्याज देती है उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ तो शेयर्स का भाव ज़्यादा बढ़ सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है। लेकिन शेयर्स में रिस्क क्या है वो हमें पता नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर शेयर्स के बजाय मैं म्यूचुअल फंड में डालूं तो पैसा मिल सकता है, रिस्क भी कम हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है। गलत बात है। हर एक म्यूचुअल फंड का एक उद्देश्य होता है, उसके हिसाब से फंड मैनेजर काम करता है। तो कोई हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होता है, कोई बैलेंस्ड होता है, कोई लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होता है। जैसे रिस्क आपकी बढ़ती है वैसे आपका रिटर्न्स बढ़ता है और लॉस का चांस भी बढ़ता है। जैसे रिस्क आपका कम होता है वैसे लॉस का चांस भी कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम हो जाता है।
तो ये सब को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो भी अपने उम्र के हिसाब से। जब आप जवान हो ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बुढ़ापे में कम रिस्क ले सकते हो। तो ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये जो बजट है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने टेम्पलेट बनाई है। अभी इसके साथ ही मैं साल भर का भी बजट बना सकता हूँ। ये बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दूसरा स्प्रेडशीट, जो मैंने पहले का जो हमने एक्सपेंसेस किए थे उसे मैं यहाँ पर कॉपी करके ले आया हूँ। और आप देखोगे कि वही नंबर्स है, सैलरी 5,000, रेंट 2,000। मैं इन नंबर्स को थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में ठीक से दिखाई दे। इसको थोड़ा थिक कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखाई दे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो है आप यहाँ पर देखोगे $5,000, $2,000, ये अपना इनकम हो गया, सैलरी और रेंट मिला के 7,000। अपना टोटल एक्सपेंस आया 3075, जो हमने पिछले बार जो किया था उधर 3875 जो आया था वही यहाँ पर आएगा टोटल। और इसके नीचे जो है सरप्लस और डेफिसिट जो है वो यहाँ पर है 3925। तो इसमें 7,000 जो है उसमें से हमने 3075 जो हमारा एक्सपेंसेस है उसको कट करने के बाद हमारे को 3925 मिला। लेकिन समझ लीजिए अगले महीना वापस आपका पगार वही है 5,000 और 2,000 भाड़ा आया आपका, और आपका टोटल आ गया जो है पहले की तरह ही टोटल आ जाएगा, और यहाँ भी पहले की तरह ही टोटल आ जाएगा, और यहाँ भी आपको पहले की तरह ही सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा। लेकिन इस महीने में एक चीज़ बदल गई है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आने वाली है आपको, उसके लिए हम नीचे वाले रो में ऐड करेंगे। तो आपका भाड़ा 1,500 रहा, लेकिन अब की बार आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप ग्रोसरी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो 800 रुपया का ग्रोसरी हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 100 का 100 ही रहा, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि ज़्यादा लोग नहा रहे हैं, तो $30 बन गया। प्रॉपर्टी टैक्स तो वही का वही रहेगा, ये बदलता नहीं। एजुकेशन भी वही का वही रहेगा, बदलता नहीं। कपड़े जो है आपने आपके मेहमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे, इसलिए ये महीना आपका $200 खर्चा हो गया कपड़े में। और वो जो मेहमान आए हैं उनके बच्चों के लिए आपने जूते भी खरीद के दिए, तो और थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। और दवाई जो है वो उसी तरह से चलती रही, डॉक्टर का फ़ी भी उसी तरह से चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेहमानों को आपने बहुत घुमाया तो $200 जितना आपका पेट्रोल हो गया। कार रिपेयर तो उतना ही रहेगा, लेकिन पार्किंग जो है जगह जगह आपने उनको घुमाए, पार्किंग में आपका $200 खर्चा हो गया। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट करने गए थे आप, जगह जगह उनको दिखाने ले गए, इधर टिकट खरीदो उधर टिकट खरीदो। और कोई जगह तो आपको कार करा के जानी पड़ी, आपका गाड़ी के बगैर बस वगैरह में जाना पड़ा, ट्रेन में जाना पड़ा। वो सब चीज़ को लेकर आप इसमें एंटरटेनमेंट कर दीजिए। एंटरटेनमेंट जो आपका पहले नहीं होता था, आप तो घर पे बैठ के टीवी रेडियो सुनते थे और हो जाता था एंटरटेनमेंट, लेकिन इस महीने आपको $1,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया आपका एंटरटेनमेंट में। और साथ ही साथ मेहमान बहुत साल के बाद आए और आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो घर जाए तभी साथ में गिफ्ट ले जाए, तो आपने गिफ्ट्स खरीदी और उसका कुछ हो गया $2,000। और आपका जो है खर्चा जो है बढ़ गया इस महीने में। और इसके अलावा आपका उस महीने में कोई और खर्चा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो सरप्लस और डेफिसिट, तो आपका सरप्लस जो है सिर्फ $445 रहा है। और इसके बाद का महीना जो है वो भी उसी तरह आपका इनकम वगैरह सब सेम है। लेकिन अगर आप नवंबर में जाते हो तो शायद आपको दिवाली का बोनस मिलता है और 5,000 की जगह पर आपको 7,500 सैलरी में आती है, और रेंट तो 2,000 का 2,000 ही रहा। लेकिन ये जो आपके एक्सपेंसेस है ये आपके जो है बदलते रह सकते हैं। इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपका रेंट फिक्स्ड है, आपका ग्रोसरी, आप कितना ग्रोसरी लेके आते हो वो भी बढ़ जाता है, बदल जाता है। तो अभी देखिए आपका भाड़ा जो है, आपका लैंडलॉर्ड ने बढ़ाया, और भाड़ा उसने बोला कि अभी हमारे को भाड़ा बढ़ाना है, आपका 12 महीने हो गए यहाँ पर, तो $1,500 की जगह पे हमें $1,600 चाहिए अगले महीने से। तो आपका भाड़ा बन गया 1,600, तो आप वो 1,600 को कॉपी कर लीजिए, अगला 12 महीने के लिए 1,600 ही रहेगा। फिर आप जो
ग्रोसरी लेके आते हैं, महंगाई बढ़ गई है, 5% बढ़ गया महंगाई, तो ये हो गया 700 इंटू 1.07, तो 7% बढ़ गया महंगाई। और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वही का वही रहा, वाटर भी वही का वही रहा, 25 मेहमान तो चले गए, वाटर वही का वही रहा। और आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी वही रहा। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन अमाउंट आपका 100 का 100 ही रहा। लेकिन इस महीने बच्चों को पिकनिक में जाना है तो स्कूल ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो $150 हो गए। फिर कपड़े जो है वो वही के वही रहे। एवरेज आपका खर्चा जो है, शूज़ का खर्चा जो है वो यही रहा एवरेज। और मेडिसिन जो है वही रहे, डॉक्टर्स फीस जो है वही रहे। और पेट्रोल जो है वापस $100 पे आ गया। और आपकी गाड़ी जो आपने पिछले महीने बहुत सारी घुमाई थी उसमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा रिपेयर के लिए, तो 300 हो गया। और पार्किंग जो है आपने वापस नॉर्मल में आ गए पार्किंग में। और एंटरटेनमेंट जो है आपकी बार आपका कोई एंटरटेनमेंट का कॉस्ट नहीं है और गिफ्ट का कॉस्ट नहीं है, वापस आप 3526 के आसपास पहुंच गए हो। तो दोस्तों मैंने ये 3 महीने का इसलिए उदाहरण के लिए बताया कि आप एक फिक्स नंबर डाल के नहीं चल सकते, वो बदलते रहेगा। लेकिन इसको बजटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो खर्चा होता है उसके पहले से हम उसके बारे में जानकारी रखकर हम नंबर डालते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको दिवाली के लिए बजट बताता हूँ। आपका जब दिवाली आएगा तो दिवाली में आप मिठाई विठाई ज़्यादा लेने वाले हैं, घर पे मिठाई बनाने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं, इसलिए आपका जो ग्रोसरी का खर्चा है $700 होने के बदले वो आपका 1500 तक जा सकता है, क्योंकि दिवाली के वक्त सब चीज़ों की भाव भी बढ़ जाती है। और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो और भी बढ़ सकता है थोड़ा, क्योंकि आप कंदील लगाओगे और देर रात तक लाइट्स चलते रहेंगे, तो उसके लिए कुछ $110 जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी पे डाल दिया। और वाटर जो है वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी वही का वही रहेगा। एजुकेशन भी वही का वही रहेगा। क्लोथ्स जो है आप नए कपड़े खरीदोगे दिवाली में और नए नए चीज़ें खरीदोगे जो आपको पहनना पड़ेगा, तो इसलिए क्लोथ्स का जो है वो हमेशा की तरह $100 होने की जगह पर यहाँ पर अभी ये $350 भी हो सकता है। हम ऐसे आगे से सोच के देखते हैं, अभी हम हैं सितंबर में, लेकिन हम नवंबर के बारे में सोच रहे हैं और ये नंबर डाल रहे हैं। इसको कहते हैं बजटिंग। बजटिंग का मतलब ये है कि आगे चलकर जो खर्चा होने वाला है उसका आप अनुमान लगाकर आप उसे स्प्रेडशीट में डालते हो या पेपर में लिख देते हो, उसे बजट कहते हैं। और आपका अनुमान है कि इतना ही खर्चा होगा और इसी के अंदर हम काम चला लेंगे, उसको बजटिंग कहते हैं। तो अभी हम जो है असली मायने में बजटिंग कर रहे हैं। पहले जो था वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया, जो खर्चा हो गई थी आपका बैंक अकाउंट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने किस चीज़ में क्या क्या खर्चा किया। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो घबराइए नहीं। जब आप ये महीना जब शुरू होगा, आने वाला महीना जब शुरू होगा 1 तारीख को, आप एक डायरी रख लीजिए और इसमें डेट डाल दीजिए और लिख देना कि कितना आपने खर्चा किया उस दिन और कौन सी चीज़ पे। तो जब महीने का अंत आएगा तो उसका टोटल करोगे तो आपको हर एक हेडिंग में मिल जाएगा कि आपने किराने में कितना खर्चा किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना खर्चा किया, कपड़े खरीदने में कितने खर्चे किए, पेट्रोल में कितना खर्चा किया, सब उसमें आ जाएगा। वो आपका एक्चुअल रिकॉर्डिंग होगा। जब आपको पता चल जाए आप महीने में कैसे कितना खर्चा करते हो, फिर आप बजटिंग कर पाओगे। जब आपको होश ही नहीं होगा कि आप महीने में कितना खर्चा कर रहे हो तो आपको बजटिंग करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस में क्या खर्चा करना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा क्लोथ्स का। फिर शूज़ का तो सेम टू सेम रखता हूँ, क्योंकि 25 है शूज़ का, तो 25 का 25 रखता हूँ। और मेडिसिन जो है वो 75 के 75 रखते हैं। डॉक्टर्स फीस जो है वो भी मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समझ लीजिए बूढ़े माँ बाप को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। दिवाली के टाइम प्रदूषण बहुत होने वाला है, तो उनको डॉक्टर के पास थोड़ा ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स का फ़ी जो है 50 से लेके $75 बना दूँ। और उसके बाद पेट्रोल जो है आपका हमेशा की तरह रहेगा पेट्रोल। और कार रिपेयर जो है वो भी हमेशा की तरह ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पार्किंग जो है थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आप शॉपिंग करने जाओगे तो गाड़ी निकाल कर कहीं ना कहीं पार्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं $150 बना देता हूँ इसका पार्किंग को।
और एंटरटेनमेंट जो है $1000 जो हमेशा मेहमान आने के टाइम आप करते थे, लेकिन जब आप खुद से रहते हो तो या तो आप क्रिकेट खेलने जाते हो या टीवी देखते हो या आप रेडियो सुनते हो या सीडी सुनते हो, जो भी हो, या यूट्यूब देखते हो, हमारा वीडियोस देखते हो। तो उसके बजाय आप और कुछ नहीं करने वाले हो। दिवाली के टाइम तो खास आप कहीं जाकर एंटरटेनमेंट नहीं करने वाले, तो इसलिए हम उसको उसी तरह ब्लैंक छोड़ देते। लेकिन गिफ्ट्स जो है ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप मिठाई के बॉक्स ले आओगे, ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स ले आओगे, जो बिज़नेस का ऑफिस के बॉस है या किसी को दोगे, या आपका बैंक अकाउंट जहाँ है वहाँ पर बैंक वालों को जाके दोगे, तो गिफ्ट्स जो है वापस आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ $2000 जितना गिफ्ट्स आ गया, तो आपने देख लिया कि आपका दिवाली का बजट बिल्कुल सही है। $3140 फिर भी आपके बचते हैं, आपकी कमाई अच्छी है, आपका जो प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया उसका भाड़ा अच्छा आ रहा है, उसके बदौलत आपका पूरा खर्चा पानी सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी महीने में जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्चा करोगे तो ये सेविंग्स नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है, मैं ये लास्ट वाला इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि हमें इधर ज़ीरो ना मिले, और यहाँ पर एक टोटल सेक्शन आ जाएगा, और ये टोटल सेक्शन में हमें पता चल जाएगी कि हम किस चीज़ में कितना खर्चा करते हैं साल भर के लिए। तो ये हो गया हमारा टोटल का सेक्शन। तो साल भर में टोटल अपना एक्सपेंडिचर होता है $30,664, टोटल इनकम होती है $79,500, और साल में बचता है $48,836। तो ये $48,836 जो है, इसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट में कितना रखना है, कितना आपको इसका शेयर्स में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना एन्युटी में डालना है, कितना ATCC के लिए डालना है, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए हम आगे चलकर इसी शैली में अगले एपिसोड्स आगे जो आएंगे, अब लेटर आने वाले एपिसोड्स में वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये है बजटिंग, और आप ये स्प्रेडशीट जो है हमारे sharetrack.com वेबसाइट में ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जो है मैं ये अमाउंट्स जो है सब अमाउंट को ज़ीरो बना के इसे डालने वाला हूँ। आप अपना खुद का अमाउंट डाल दीजिए, और अगर आपका खर्चा जो है इससे ज़्यादा हो तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं और खर्चा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका एक्सपेंडिचर और आपका इनकम का ज़रिया इससे ज़्यादा हो, समझ लीजिए आपने एक घर भाड़े पे दिया है, एक दुकान भाड़े पे दिया है, और समझ लीजिए आपने किसी को उधार दी है कि 1 लाख या 2 लाख रुपया कोई दुकानदार को दी है, और वो हर महीना आपको 20% ब्याज देता है। तो वो सब यहाँ पर डालने के लिए आप एक्स्ट्रा लाइन भी बना सकते हो इंसर्ट करके, और इस बजट को आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पहली बात है, बजट के ज़रिए आपको ये जानना है कि आपका महीने की आमदनी कितनी है और महीने में आपका असली खर्चा कितना होता है, ये आपको पहले जानना है। और वो जान के आप इसमें जब लिखोगे तो फिर आप आगे देख सकते हो कि आगे चलकर इन खर्चों में से मैं कौन सा खर्चा कम कर सकता हूँ और निकाल सकता हूँ, और कौन से खर्चे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं कितना पैसे बचाना चाहता हूँ। ये सब आज इसमें से कर सकते हो। समझ लीजिए आपको चाहिए कि 2025 में आपको विदेश यात्रा करनी है, और विदेश यात्रा करने के लिए समझ लीजिए आपको $5,000 की ज़रूरत है। तो आज से लेकर 2025 जब आप विदेश यात्रा में जाओगे तभी तक का जो समय है उसके अंदर आपको $5,000 इकट्ठा करनी है। तो आप किस तरह से कर पाओगे? अगर आप देखोगे कि आप क्या क्या खर्चा करते हो महीने में, फिर उसमें से आप देखोगे कि कौन सी फिजूल खर्च है जो मैं कम कर सकूं, और उस तरह से आप आगे का बजट लगाएंगे कि मैं अगले महीना जो है मैं एंटरटेनमेंट में कम करने वाला हूँ, पेट्रोल में कम करने वाला हूँ, और इतना कम करने की वजह से मेरा इतना पैसा बच जाएगा और उसे मैं मेरा ट्रैवलिंग के लिए लगाऊंगा, या मुझे एक नई स्कूटर ख़रीदने है उसके लिए लगा लूँगा, या बीवी के लिए मुझे एक नेकलेस लेके देना है सोने का, उसके लिए लगा दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो फिर दोबारा एक बार मैं समरी करता हूँ। बजटिंग का मतलब है कि आप प्लान कर रहे हो कि आप इस साल हर महीने कितना खर्चा करने वाले हो, आपकी आमदनी कितनी होने वाली है, और आप कितना पैसा बचा पाओगे, ताकि आपको पता चले कि आपका घर किस तरह से आपको चलाना है ताकि आपके पास पैसे बचे। उसे बजटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग जो होता है वो ऑलरेडी जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब लगाना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। बजटिंग जो है, आप
आज की अकाउंटिंग डेटा को देखकर आगे चलकर आप किस तरह से खर्चा करने वाले हो उसका अनुमान लगाते हैं, उसको हम बजटिंग कहते हैं। तो आगे चलकर आगे आने वाले महीनों में आप कपड़ों पे कितना खर्चा करने वाले हो, गैस पे कितना खर्चा करने वाले हो, बाहर जाकर होटल में खाने में कितना खर्चा करने वाले हो, वो सब आप उसमें डाल सकते हो। उदाहरण के लिए मैं इसमें डालता हूँ ईटिंग आउट, यानी कि होटल में जाके खाना। अगर आप हर महीना $200 खर्चा करते हो बाहर जाके खाना खाने में, तो आप नवंबर के लिए या आगे चलकर जो आपको पैसे बचाने हैं, आपको समझ लीजिए $600 बचाने हैं, ताकि वो $600 का इस्तेमाल करके आप आपके बीवी के लिए एक नया साड़ी या ड्रेस लेके देने वाले हो। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि ईटिंग आउट जो है मैं $50 कम कर दूंगा महीने का, मैं खाली 150 खर्चा करूँगा उसमें। तो हर महीने मेरा जो $50 बचता है, 6 महीने में $600 हो गया। वाइफ की बर्थडे 6 महीने में आ रही है, तो उनको मैं एक नई साड़ी लेके दूंगा। तो ये इस तरह से बजट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं ये आपके लिए बचा के रखता हूँ। अगर आपका बजट को लेके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आपके लिए जवाब दे दूंगा। हमारे जो दर्शक हैं वो आते हैं इंडिया से, और उनका एज ग्रुप जो है, तो 25 to 34 ईयर्स के लोग ज़्यादा है हमारे दर्शक, 35 to 44 ईयर्स, फिर 45 to 54, लेकिन 55 to 64 काफ़ी कम है। तो जो लोग 45 से लेके 64 के हैं वो ऑलरेडी जानते हैं मैं जो बता रहा हूँ। मेरा ये जो वीडियोस है बजटिंग का, वो यंगस्टर्स के लिए है जो अभी नौकरी शुरू किया है, अभी कमाई शुरू की है, उन लोग के लिए है। और अगर ये हमारे जो एल्डर जो ग्रुप है उनके पास कोई एक्स्ट्रा सजेशन हो, वो भी कमेंट में डाल दे, ताकि सब शेयर ट्रैक वालों को पता चल जाए, एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाए। तो दोस्तों, ये है आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि बजटिंग क्या चीज़ है, और आप जो मेहनत करके कमा रहे हो वो आपकी कमाई जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। एक बार आप बजट बना लोगे तो फिर आपको सेविंग्स पे कंट्रोल आ जाएगा, और एक बार आपके पास सेविंग्स आ जाए, फिर दूसरा सवाल ये है कि ये सेविंग्स को किस तरह से बढ़ाया जाए। और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए या तो आप बैंक में रखिए, या तो शेयर्स में डालिए, या म्यूचुअल फंड में डालिए, या एन्युटी में डालिए, या टैक्स बचाने के लिए ATCC इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, या इंश्योरेंस में डालिए। वो सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे वो चीज़ें काम आती है। उसका एक्सप्लेनेशन आगे चलकर आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर हमारा हर वीडियो HIV वीडियो जो है लोग 1.2 to 1.5 थाउजेंड लोग देखते हैं, और हमारा जो पहला वीडियो था इस सीरीज़ का उसको सिर्फ मेरे ख्याल से 600 लोग ने देखा है। तो अगर आप लाइक दबा दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगता है और ये मैं जारी रखूं। इसके साथ मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद। इसके साथ वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद।